हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। और वो टॉपिक है बच्चों हार्डी-सूली नियम और स्वर्ण संख्या। आज बच्चों हम हार्डी-सूली नियम को पढ़ेंगे। ये बच्चों स्कंदन से ही संबंधित है। वहां पर हमने रिसर्च पढ़ रहे थे आपके कुलाड़ी कणों के गुण, इसलिए हमने वहां पर सब स्कंदन बताया था। स्कंदन जो है वो हार्डी-सूली स्कंदन से संबंधित एक हार्डी-सूली नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, एक नियम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, हार्डी-सूली का नियम कहते हैं। हार्डी-सूली का नियम, इनकी मेन चीज क्या थी बच्चों, इन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी तत्व परमाणु वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो आवेश होता है, आवेश के आधार पर इन्होंने क्या बताया था, हार्डी-सूली नियम ने नियम दिया था। बच्चों कोई भी कोलाइडी कण रहते हैं, कोलाइडी पार्टिकल होते हैं, वो आवेश पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है उसका आवेश। अगर उनके ऊपर आवेश है, ठीक है, अगर उनके ऊपर आवेश है तो वो क्या होते हैं, दूसरे आवेशों से क्या हो जाते हैं, अगर विपरीत आवेश कोई उसमें डाल दें हम विद्युत अपघट्य विपरीत आवेश वाला, तो वो स्कंदित हो जाते हैं, है ना। अब उनको हम रोकने के लिए क्या करते हैं, तो वो चीजें भी हमने पढ़ी बच्चों इसमें, ठीक है। तो आप मेन चीज हम समझते हैं सबसे पहले हार्डी-सूली नियम को। देखिए तो क्या कहा था हार्डी-सूली ने कि किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति मतलब उसको स्कंदित करने की शक्ति, उसकी संयोजकता स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उनकी स्कंदन शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। हम ऐसे सूत्र इसको बना सकते हैं, स्कंदन शक्ति जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा, ये कहेंगे कि जितनी संयोजकता ज्यादा उतनी उसकी स्कंदन शक्ति भी ज्यादा होगी, समानुपाती होती है। संयोजकता बढ़ेगी स्कंदन शक्ति बढ़ेगी, संयोजकता घटेगी स्कंदन शक्ति घटेगी। तो अब वो कैसे बच्चों, संयोजकता कैसे पता चलेगा, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास है सोडियम, ये हम धनात्मक विद्युत अपघट्य को ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास है सोडियम, इसके बाद मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम, और इसके बाद मान लीजिए हमारे पास है एल्युमिनियम, और इसके अलावा हमारे पास जो है Sn4+। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं इनके ऊपर सोडियम के ऊपर 1+ था, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आवेश है, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ आवेश है, और टिन के ऊपर 4+ आवेश है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो संयोजकता है वो क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक, इनके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। ये जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो आप दे सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता। तो बच्चों संयोजकता जो है इस तरफ की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो संयोजकता बढ़ेगी, इसी प्रकार से उसकी स्कंदन शक्ति बढ़ेगी। अब कोई आपसे पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी होगी, तो जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा है संयोजकता, Sn4+, ये टिन की, ठीक, और सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की। अब ये कैसे समझेंगे स्कंदन शक्ति क्या होती है, तो आप दैनिक जीवन में ऐसे समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि हम मिर्ची वगैरह देखते हैं, मिर्ची जो बहुत ज्यादा तेज रहती है उसको हम सब्जी में क्या करते हैं, ज्यादा मिलाते हैं कम मिलाते हैं, ज्यादा मिलाते हैं कि कम, बताओ। तो जो तेज मिर्ची रहती है उसको हम क्या करते हैं, कम मिलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर संयोजकता ज्यादा होगी तो इसकी हमें कम जरूरत पड़ेगी, तो हमें उसको कम मिलाना पड़ेगा। अगर मिर्ची मान लीजिए कम तेज है या बिल्कुल ही नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी ज्यादा मात्रा में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम पर 1+ है, इसको बहुत ही कम है, सबसे कम स्कंदन शक्ति इसी की है, इसकी क्या करना पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में लाना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमें 3 कोई ऐसा आयन है जिसके ऊपर 3 माइनस, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, ये है नाइट्रोजन, इसके ऊपर 3- चार्ज है। तो इसमें हम ऐसा इन दोनों में से कौन सा कारक बनाएं कि स्कंदित हो जाए, तो हम देखिए बच्चों, अगर हमें इसको 3- को खत्म करना है तो यहाँ पे 3+ Na की जो है यहाँ पर हमको इस प्रकार से इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 3+ इस प्रकार मिलाना पड़ेंगे तब जाके यानी 3+ खत्म होगा, ये आवेश पर स्कंदित हो पाएगा। अगर हम एल्युमिनियम का बच्चों एक ही परमाणु यहाँ पर मिला दें Na का, तो एल्युमिनियम का एक ही अगर अपन मिला दें इसमें, तो एक ही अणु जो है इसको पूरा स्कंदित कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके अकेले के ऊपर 3+ चार्ज और इसके अकेले के ऊपर 3- है, क्या करेगा, इसको ये न्यूट्रल कर देगा और Al इस प्रकार से बन जाएगा, और ये जो है न्यूट्रल है उस प्रकार से वो है स्कंदित हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो स्कंदन शक्ति काम करती है, इसकी 1 मिलाएंगे तो इसकी 3 मिलाना पड़ेंगे। तो जिसकी स्कंदन शक्ति सबसे कम होती है उसकी ज्यादा मात्रा में लाना पड़ती है, और जिसकी स्कंदन शक्ति अधिक होती है उसके हमें कम मात्रा में लाना पड़ती है। तो बच्चों क्या हुआ हमारा नियम कि किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। अगर स्कंदन संयोजकता अधिक है तो उसकी स्कंदन शक्ति अधिक होगी, अगर संयोजकता कम है तो उसकी स्कंदन शक्ति भी कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हम ये तो था धनायन का,
और यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो कि स्कंदन शक्ति का बढ़ता क्रम। अब यदि बच्चों हम यहाँ पे माइनस वाला लेके चले तो माइनस वाला हम ऐसा ले सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास है फ्लोरीन माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से 3 माइनस, ये 2 माइनस भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे देखिए इन पर भी संयोजकता, यहाँ पे -1, यहाँ पर 2 माइनस और यहाँ पर 3, तो यहाँ पे भी संयोजकता बच्चों ये बढ़ रही है, ठीक। भले ऋणात्मक है लेकिन ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये भी, ये जो है फ्लोरीन एक धनायन को खत्म कर सकता है, ये ऑक्सीजन एक 2 जिसके ऊपर धनायन होंगे तो धनावेशों को खत्म कर सकता है, ये 3 ऋणावेशों को खत्म, धनावेशों को खत्म कर सकता है। क्यों? इसके ऊपर 3 माइनस है तो 3 प्लस वाले को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो है स्कंदन शक्ति से संबंधित जो उन्होंने नियम दिया था ये था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ पे स्कंदन शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि बच्चों जो फिटकरी रहती है हमारी, फिटकरी के द्वारा आपको पता है कि इसका उपयोग बहुत जगह होता है। जब हम जल कट जाते हैं यहाँ तक ज्यादातर, तो फिटकरी को उपयोग करके उसको क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे खून का यहाँ रक्त जो स्त्राव होता है वो बंद हो जाता है, ठीक। इसके अलावा जो फिटकरी से जो है जल को शुद्ध करने का काम भी किया जाता है। क्या होता है, जल में अशुद्धियां जो रहती हैं वो ऋणावेशित रहती हैं। फिटकरी में जो सूत्र है इसका, इसके जो मुख्यता है इसमें एल्युमिनियम आयन रहते हैं। एल्युमिनियम आयन क्या रहते हैं, जो धूल मिट्टी वगैरह के जो उसमें कण उपस्थित रहते हैं जिन पर ऋणावेश होता है, ठीक है, जिन पर ऋणावेश होता है वो एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, इसलिए ये क्या करता है, जैसे उसमें अपन डाल दे फिटकरी को तो जल में उपस्थित अशुद्धियां ऋणावेशित अशुद्धियां पूरी क्या हो जाती हैं, इससे न्यूट्रल हो जाती हैं और न्यूट्रल होकर क्या हो जाती है, नीचे जम जाती है, तली में बैठ जाती है, अवक्षेपित हो जाती है, ठीक, जिसे हम अपक्षेप भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग बहुत सारा है। अभी हम इसके लास्ट में उपयोग भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों ये हार्डे-सूली नियम। बच्चों ये एग्जाम में आ चुका है, आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। इसके बाद बच्चों हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, रक्षण शक्ति या रक्षिकोलाइट, ठीक है। तो रक्षी शक्ति उसको क्या है, यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं। रक्षण शक्ति को व्यक्त करने के लिए एक जिग्मोंडी नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? जिग्मोंडी नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक संख्या दी थी। क्या दी थी? एक संख्या दी थी सन 1901 में। एक संख्या दी थी जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। तो वही स्वर्ण संख्या हम यहाँ पर समझने वाले बच्चों। ये बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके आपको यहाँ पर जो है इसको समझना है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत से बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि आपको एक बार में ही एक क्लियर हो जाए। ये होती है क्या, स्वर्ण संख्या। ये जो हमने रक्षिकोलाइट पढ़ा था उसी से संबंधित टॉपिक था ये स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या जो जैसा कि उसके नाम से समझ में, स्वर्ण मतलब सोना, इसी को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, गोल्ड नंबर। इसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, गोल्ड नंबर, ठीक है। स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, गोल्ड स्मिथ संख्या वगैरह इससे बोल सकते हैं। तो ये बच्चों जो है रक्षिकोलाइट की मात्रा है, क्या है, रक्षिकोलाइट की मात्रा है। और जिग्मोंडी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सन 1901 में, जिग्मोंडी नामक साइंटिस्ट ने सन 1901 में जो है स्वर्ण संख्या को दिया था। और इन्होंने क्या किया था, रक्षण शक्ति व्यक्त करने के लिए एक संख्या प्रदर्शित की थी जिसे हम क्या कहते थे, स्वर्ण संख्या कहते थे। अब इन्होंने क्या कहा था बच्चों, वो समझिए। इन्होंने कहा था कि किसी रक्षिकोलाइट की स्वर्ण संख्या, किसी रक्षिकोलाइट की स्वर्ण संख्या, क्या बोल रही है, रक्षिकोलाइट। बच्चों रक्षिकोलाइट संबंधित है, रक्षिकोलाइट की स्वर्ण संख्या। अब पहले आपको हमने बता दिया है रक्षिकोलाइट क्या होता है। रक्षिकोलाइट बच्चों वो होता है जो उसको स्कंदित होने से रोकता है। मान लो हमने आपको बताया था एग्जांपल, दूध वाला, दूध में अगर हम नींबू डाल देते हैं तो वो फट जाता है। तो मान लो फट गया तो उसको फटने से हमें रोकना है, स्कंदित हो जाता है। वो फटना ही क्या कहलाता है, स्कंदित। उसके जो पीस टाइप के बन जाते, इकट्ठा हो जाता है वो, उसको हमें रोकना है ऐसा होने से। उसको हमें वैसे बना रहना जैसा उसकी अवस्था होती है। तो उसको रोकने के लिए जो चीज मिलाई जाती है उसे हम कहते हैं रक्षिकोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो रक्षिकोलाइट की जो स्वर्ण संख्या बच्चों, रक्षिकोलाइट है एक तरह के, क्या है, रक्षिकोलाइट की मात्रा है, संख्या है। तो स्वर्ण संख्या रक्षिकोलाइट की वह मात्रा है मिलीग्राम में, वो भी किसमें है, मिलीग्राम में वह मात्रा है जो क्या होती है 10 ml मानक, जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी, 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर
बच्चों हम इसकी आपको परिभाषा लिख देते हैं, उससे फिर आपको एक एक चीज समझाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका जो है प्रैक्टिकली चीज है ये आपको सही समझ में आएगी प्रैक्टिकली से। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे परिभाषा दिखाई है उसकी, यह किसी रक्षी कोलाइड की, किसकी मात्रा है, यह किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में, किसमें मात्रा बची, मिलीग्राम में वह मात्रा है जो मानक गोल्ड हाइड्रोसोल, मानक मतलब बच्चों एक निश्चित मात्रा इसमें हमने इसकी ली है, फिक्स है ये चीज, प्रैक्टिकली चीज है, इसलिए इसको मानक शब्द यहाँ पर लगाया। मानक मतलब मान्यता जो प्राप्त है, मानक गोल्ड आने स्वर्ण, मानक गोल्ड और हाइड्रोसोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जल में इसके गोल्ड के पार्टिकल डाले हुए हैं और जो है गोल्ड का कोलाइड प्लेन बना हुआ है। हाइड्रो शब्द इसलिए लगा क्योंकि उसमें जल है, जल में आपका गोल्ड मिला हुआ है और उसके बाद उसका क्या बना दिया हमने, कोलाइड प्लेन बना दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, सोल भी कहते हैं, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, मानक गोल्ड हाइड्रोसोल, मानक गोल्ड हाइड्रोसोल के 10 ml में डाले जाने पर, ये बच्चों प्लेन कितना बना हुआ है आपका, इस प्रकार समझिए साथ साथ में चित्र, ये इस प्रकार से, ये हमारे पास है 10 ml, क्या है बच्चों, मानक गोल्ड हाइड्रोसोल। ठीक है, मानक गोल्ड हाइड्रोसोल जो है हमारा ये 10 ml है। ठीक है, इसमें हमने मानक गोल्ड हाइड्रोसोल ले लिया, फिर इसके बाद क्या करें, 10 ml और कितने बच्चों 10 ml में डाले जाने पर, किसको, रक्षी कोलाइड को 10 ml में डाले जाने पर, किसके, मानक गोल्ड हाइड्रोसोल की, तो क्या होता है, इसका 1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकता है। सीधे सीधे बच्चे ये समझिए, हमारे पास जो 10 ml मानक गोल्ड हाइड्रोसोल है, जब क्या करते हैं, ये 10% NaCl का 1 ml लेते हैं, 10% NaCl के 1 ml का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर 10 ग्राम NaCl जो है NaCl वो 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, 10 ग्राम NaCl को क्या कर दिया, 100 ग्राम जल में घोल दिया, तो क्या बन गया, वो 10% क्या बन गया आपका, NaCl का सॉल्यूशन बन गया। अब बच्चों उस जल में हमने जो घोला उसमें समा करें 1 ml लें और 1 ml को इसमें डाल दें, क्या डाल दें, ये NaCl का सॉल्यूशन है 10% वाला, और इसका हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 ml डाल रहे हैं, NaCl का 1 ml इसमें डाल रहे हैं, तो क्या हो जाता है, इसका स्कंदन हो जाता है, इस मानक गोल्ड सोल का स्कंदन मतलब वही बच्चों जो गोल्ड के पार्टिकल जो है इधर उधर घूम रहे थे वो क्या हो जाएंगे, 1 ml डालने पर स्कंदित हो जाएंगे। जबकि हमें क्या करना है, इसको स्कंदित होने से रोकना है, तो रक्षी कोलाइड बच्चों वही मात्रा है जो इसको स्कंदित होने से रोकेगी। अब क्या करेंगे, इसको मिलाने से पहले उसको क्या मिला देंगे, रक्षी कोलाइड मिला देंगे। रक्षी कोलाइड जैसे मिलाएंगे, जितनी भी मात्रा मिलाएंगे वही क्या होगी, स्वर्ण संख्या, जितनी भी स्वर्ण आप रक्षी कोलाइड मिलाएंगे और उसके बाद 1 ml को मिलाते हैं तो इसका स्कंदन रुक जाता है, और यही चीज क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। एक बार फिर से समझिए, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास इसमें कुछ ये दूध है हमारे पास, ठीक है, दूध हमने मान लीजिए स्वर्ण कोलाइड मिलेन को मारा, तो ये हमारे पास कितना है, 10 ml है। इसके बाद जो हमारे पास एक चीज और है जो हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका हमने क्या ले लिया, मान लीजिए इसका हमने ले लिया यहाँ पर 0.005, ठीक है, और इसके बाद जो हम यहाँ पर एक चीज और ले रहे हैं, ये NaCl जो है 10% आपका विलेन बना हुआ है, इसकी हम कितनी मात्रा ले रहे हैं, 1। अब यहाँ पर देखिए ये 10% NaCl है आपका, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, जैसे आप जो दाल वगैरह नहीं पकते तो उसमें मिला देते हैं, और ये हमारे पास दूध है। अब बच्चों क्या हो रहा है, अगर हम NaCl का यहाँ पर इसमें NaCl का अगर हम इसमें 1 ml मिला दें, 10% प्लेन हमने बता दिया कैसे बनता, 10 ग्राम नमक को पानी में घोलो 100 ग्राम पानी में, तो जो प्लेन बनेगा वो 10% NaCl का बन जाएगा। अब उस प्लेन में हम 1 ml क्या करेंगे, इस दूध में डाल देंगे, तो ये दूध जो है फट जाएगा। हमें इसको फटने से रोकने के लिए क्या करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका हम क्या करते हैं 0.005 मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम 0.005, क्योंकि बच्चों ये मान के चल रहा है, हमें है ना, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये दूसरी चीज की जो रक्षी कोलाइड की मात्रा है, लेकिन हम इसको बता रहे हैं आपको कि ये मान लीजिए इतनी है, ठीक है, इसकी हमने इतनी मात्रा इसमें मिला दी और फिर हम 1 ml को मिलाएं, तो फिर इसका स्कंदन नहीं होता है। सब क्यों, क्योंकि बच्चों इसने इसको मिलाने से इसकी रक्षा हो गई। वो क्या करता है, उस कोलाइड पार्टिकल को चारों तरफ इस प्रकार से आवरण बना लेता है। अब जब नया जो हम विद्युत अपघट्य डाल रहे हैं वो इसके चारों तरफ रहेगा, तो जो मेन पार्टिकल था अपना कोलाइड कण का वो जो है सुरक्षित बचा रहता है। इस प्रकार से बच्चों ये रुक जाता है फटने से, ठीक। तो ये चीज बच्चों यहाँ पर हो रही है, ठीक, यही चीज बच्चों यहाँ पर हो रही है, जो गोल्ड सॉल्ट को स्कंदित होने से रोक रहा है।
कौन रोक रहा है? अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 ml मानक गोल्ड सॉल्व है, हार्ड सॉल्व, तो हम इसमें क्या मिला देंगे बच्चों को देखिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर हम मिला रहे हैं जिलेटिन। जिलेटिन एक रक्षकोलाइड होता है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, ठीक। तो हम यहाँ पे जिलेटिन मिला रहे हैं। इसकी जो रक्षण शक्ति है वो बच्चों जो मात्रा 0.005 से होती है 0.01 तक, और वो भी किसमें? मिलीग्राम में। बच्चों क्या करते हैं, अगर हम इसकी मात्रा इतनी मात्रा मिला दें इसमें, यहाँ पर कितने मिलीग्राम, इतनी 0.005 मिलीग्राम मात्रा अगर इसमें मिला दें, और फिर इसके बाद अगर हम NaCl का जो सॉल्यूशन बना था 10% NaCl वाला सॉल्यूशन, 10% NaCl का सॉल्यूशन, अगर हम इसमें अब ये 1 ml मिलाएंगे, ठीक, 1 ml अगर हम NaCl का इसमें सॉल्यूशन मिलाएंगे तो अब ये स्कंदित नहीं होगा बच्चों। लेकिन हम इसको नहीं मिला रहे थे तब क्या हो रहा था? ये स्कंदित हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो है विद्युत अपघट्ट, और विद्युत अपघट्ट को मिलाने पर क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमने आपको बताया था कि आवेश होता है इसका मेन कारण, यहाँ से विपरीत आवेश वाला आयन क्या करता है? इसको इकट्ठा कर लेता है और उसको एक दूसरे को न्यूट्रल करके वो स्कंदित हो जाते हैं, और सॉल्व जो है वो यहाँ पर स्कंदित हो जाता है। तो हमें स्कंदित होने से रोकने के लिए क्या मिलाना पड़ता है? रक्षकोलाइड। रक्षकोलाइड इसकी रक्षा करता है और इस प्रकार से वो स्कंदित होने से रुक जाता है। ये बच्चों इसकी परिभाषा, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको दिक्कत है, नहीं आई समझ में, तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है समविभव बिंदु। तो चलिए समझते हैं समविभव बिंदु को और उसकी परिभाषा को। तो बच्चों देखिए, जो समविभव बिंदु है वो ऐसा बिंदु होता है जिसमें बच्चों जब हम कोई कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं जिस पर विपरीत आवेश होते हैं, किसके? कोलाइड विलयन के। कोलाइड विलयन के यहाँ विपरीत आवेश जिस पर होते हैं, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास कोलाइड विलयन में धनावेशित कण है, ठीक है। अब हम जो विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, विद्युत अपघट्ट पर मान लीजिए माइनस आवेश है, क्या है? माइनस आवेश है। तो जब हम इसको बच्चों इसमें मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे ही बूंद बूंद करके धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्ट की कुछ मात्रा, तो क्या होगा? ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? इस प्रकार से न्यूट्रल कर देंगे। उनमें एक स्थिति ऐसी आएगी जब पूरा जो कोलाइड विलयन का जो विभव होगा, जो आवेश होगा, वो पूरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और ये अक्षय पूर्ण नीचे बैठ जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों का सामना जो है क्या आ जाए? साम्यावस्था में आ जाता है, तब उस पीएच को हम उस बिंदु को क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3 जो है इसके ऊपर ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। जब इसके कोलाइड विलयन में कोई हम धनावेश जैसे कि FeCl3 जब इसको मिला देंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के आवेश को क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का जो विभव कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो लेक्चर था इतना ही है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, और इस चैप्टर का बच्चों निचोड़ होगा, उसमें आपके कुछ लॉजिकल प्रश्न होंगे और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, आप सपोर्ट देते रहिए इसी प्रकार से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।